हाय एवरीवन, फाइनली ये वीडियो आ रहा है आपके लिए, जो कि आप बहुत से लोगों ने कहा था कि मैम प्लीज़ हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह बता दो, प्लीज़ हमें एक लिंकेज समझा दो फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड सिंस बिगिनिंग टिल, जैसे हम मान लो फेजेस की बात करते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बात कही कि मैम हमें ना वो लिंकेज में क्लैरिटी नहीं आती है, वो डॉट्स हमारे हिस्ट्री में कनेक्ट नहीं होते हैं और हमें ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं एंड फैक्ट्स आर समथिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन हिस्ट्री, स्पेशली इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, बट क्या जो हमारे हाथ में है, द थिंग विच इज़ इन आर कंट्रोल is to understand history the way it actually should be done, so doing it in a story format. तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ आपके लिए, so that's going to be pretty interesting for you. As you can see here, we are trying to learn history the way it has never been done before, ठीक है, and a story that would be presented now in the coming minutes in front of you will help you connect the dots. तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे, एंड माई नेम इज़ अर्पिता प्रकाश, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस वीडियो टू यू। ये जो हम शुरुआत करेंगे वो मैं आपको लेकर जाऊंगी इन द लेन्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। पहले हम एंशिएंट पे वीडियो बनाएंगे, फिर हम मिडिएवल पे बात करेंगे एंड देन मैं मॉडर्न पे बात करूंगी। अगर आप ये तीनों वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे तो आपकी कहानी जो है वो पूरी लिंक हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम समझना शुरू करते हैं वो क्या है वो कहानी जो हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेंस में चलने में मदद करेगी और हमें समझाएगी दैट हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दोज डॉट्स। तो अब जब हम सबसे पहले मान लो बात करते हैं हिस्ट्री की, सबसे स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो मन में यही आता है कि एक्चुअल में हिस्ट्री के बारे में बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट और अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, यही समझना पड़ेगा कि आखिर हिस्ट्री के बारे में हमें क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मान लो हम क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, हम दो तरह के ब्रॉडर क्लासिफिकेशन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात की, मान लीजिए कि एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री की, एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, और आपको कुछ टर्म्स सुनने को मिलते हैं, लेट्स से प्री हिस्ट्री, ठीक है, या फिर प्रोटो हिस्ट्री, या फिर सिर्फ हिस्ट्री। तो इन क्लासिफिकेशंस को भी हम अभी थोड़ा ब्रीफली आपको समझना है, हम सिर्फ एक स्टोरी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो में पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती हूँ, पर मैं आपको हिस्ट्री का कोर से लेकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के स्टार्टिंग से लेकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एंड तक लेकर जाऊँगी। अभी आपको बस मेरे साथ कुछ मिनट स्टोरी फॉर्मेट में बने रहना है, ठीक है। और मैं जो ये आपको एंड में लेकर जाऊंगी वो मैं आपको कनेक्टिंग डॉट दिखा देती हूँ। जो आखिरी स्लाइड है वो ये है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को क्या फॉलो करता है, वो करता है अर्ली मिडिएवल, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे और फिर हम मिडिएवल पे टेक ओवर कर लेंगे। तो अब आप ये सोचो कि उस स्लाइड से लेके इस स्लाइड तक की जो कहानी है, करीबन आप समझ लो 28-29 स्लाइड्स के आसपास हैं, एंड यू विल गेट ऑल द PDFs ऑन द टेलीग्राम चैनल। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की अगर डिटेल्स बता दूं, सो हियर यू कैन सी दैट द PDFs यू विल बी गेटिंग विल बी ऑन द टेलीग्राम चैनल anjankalash@AP, ठीक है। अगर आपको चाहिए यू कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू विल गेट द एक्सेस टू द PDF। चलो अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पे। सो इस स्लाइड से लेके उस लास्ट वाली स्लाइड तक जो 28-29 स्लाइड्स हैं, उसको अब हम थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे। तो हिस्ट्री के बारे में एक चीज़ क्या जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे, थोड़ा हम टाइमलाइन को लेकर समझेंगे कि ये जो AD BC ये जो टर्म्स हम सुनते हैं ये क्या होता है, डेट्स को लेके समझेंगे, उसी से रिलेटेड है। लाइक आपने टर्म सुना होगा सेंचुरी, डेकेड, ये क्यों रेलिवेंट है, और उसको एक स्टोरी फॉर्मेट देंगे। दूसरी क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगी कि हाउ डज़ वन नो अबाउट हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के बारे में कैसे जानोगे, तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है सोर्सेस। वो क्या होते हैं उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और फिर बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट कितनी है, इस एग्ज़ाम में आपको कितना जानने की ज़रूरत है, और सिलेबस हिस्ट्री को लेके क्या मेंशन करता है। खैर इन दोनों मुद्दों पे मैंने काफ़ी दूसरे वीडियोस में भी बात की है, मैं आगे भी बात करूँगी, बट हमारा प्राइम फोकस अभी हिस्ट्री के ज़ीरो से लेकर चीज़ों को समझना होगा। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, जो क्लासिफिकेशन था, है ना, कि हिस्ट्री के बारे में क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन, कि उसको हम कैसे क्लासिफाई, बांटते कैसे हैं। तो एक हम बांटते हैं प्री प्रोटो और हिस्ट्री में,
और दूसरा हम बांटते हैं एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न में। अब देखो यहाँ पर समझो, एक ये टर्म है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री पूरे हिस्ट्री के उस फेज़ को कहते हैं जब राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये कौन सा फेज़ आएगा, आपका अर्ली मैन वाला फेज़ आएगा, जो आपका स्टोन एज जिसको कहते हैं, जहाँ पर पेलियोलिथिक है ना, स्टोन टूल्स के बेसिस पर, क्योंकि मान लो राइटिंग अगर किसी पीरियड में नहीं डिस्कवर हुई है तो आखिर उस पीरियड के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स टूल्स मिलते हैं उन्हीं से पता लगेगा, और उनसे पता लगेगा तो फिर उनके बेसिस पे, जैसे अगर स्टोन टूल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उनके बेसिस पे पीरियड का नाम रख दिया। तो क्या क्या नाम हो गए, पेलियोलिथिक, ठीक है, ओल्ड स्टोन टूल्स बोलते हैं। लिथिक इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोन, ठीक है। पैलियो मतलब ओल्ड, ये आपने टर्म सुना होगा। दूसरा आपने सुना होगा मेजोलिथिक, मेजो मतलब मिडिल एज का, और लिथिक मतलब स्टोन, तो मिडिल एज का स्टोन टूल। फिर एक और टर्म आपने सुना होगा नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन टूल, तो नए एज का स्टोन टूल, ठीक है। तो ये वो पीरियड है जिसमें पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, यानी कि ये टूल्स वाला टाइम हो गया जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं। एक चीज़ हो गई। अब अगली चीज़ आती है प्रोटो हिस्ट्री। अब ये प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का फेज़ है। तो अगर हमें सीक्वेंस लगाना है तो हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या होगा, नाउ प्रोटो हिस्ट्री वुड कवर दैट पीरियड जहाँ पर राइटिंग का ना क्लियर इंडिकेशन नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अगर कुछ लिखा हुआ है भी तो वो डिसाइफर नहीं किया गया, उसको समझा नहीं गया है, लेकिन वहाँ के रिटन एविडेंसेस कैसे पता लगे हैं, उसी वक्त में दुनिया में और जो दूसरे जगह दूसरे सिविलाइजेशंस बस रहे थे वहाँ के कुछ हिंट्स से हमें पता लगा है। फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड में जैसे मान लीजिए फेज़ कौन सा आ जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्यों हम बात करते हैं, वहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स मिले, स्क्रिप्ट्स क्या होगा, जो आप ऐसे साइन सिंबल इंडस वैली के फ़ोटोज़ में देखते होगे, जिसको पढ़ के पता नहीं लगा पाया है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन स्क्रिप्ट्स तो मिले हैं, ठीक है, तो वो डिसाइफर नहीं हुए हैं, तो वैसा फेज़ हो गया। या मान लो वैदिक एज का, अर्ली वैदिक एज का जो फेज़ है, जहाँ पर जो जैसे मान लो ऋग्वेद आया, सबसे पहला अर्लीस्ट वेद कौन सा था, ऋग्वेद था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऋग्वेद जो है उसको स्टार्टिंग में ओरली बोला जाता था, यानी मुंह से बोल के सुनाया जाता था, ठीक है। उसके लिए टर्म होता था श्रुति, कि आपको बोला जाएगा और सामने वाला उसको सुनेगा, और सामने वाला उसको सुनेगा तो फिर सामने वाला उसको याद रखने की कोशिश करेगा, जिसको कहते थे स्मृति, फ्रॉम द टर्म मेमोरी, मतलब मेमोरी को हिंट करता हुआ है। लेकिन वेद जो है वो वर्बल से, ओरल से, रिटन में बहुत लंबे बाद के बाद आए, बाद में उनको कंपाइल किया गया। तो इसीलिए इस फेज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक एज आ जाएगा। और फिर एंड में हम बात करते हैं हिस्ट्री। सो अभी तो हम आम भाषा में पूरे ही फेज़ को हिस्ट्री बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली हिस्ट्री सिर्फ वो फेज़ होता है जहाँ पर राइटिंग ऑलरेडी डेवलप हो गई थी, तो हमारे पास रिटन सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात आते हैं एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न के कैटेगराइजेशन की। एंशियंट क्या हो जाएगा, वो फेज़ हो जाएगा जहाँ जैसे क्या हुआ था शुरू में, जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने जब हिस्ट्री लिखनी शुरू करी, पुरानी सारी चीज़ें निकाली और कोशिश की, तो ना उनके हमें एक और कैटेगराइजेशन वो लोग रखते थे, दैट वाज अबाउट हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके। तो उनको ये था कि स्टार्टिंग का जो पूरा हिस्ट्री का फेज़ है उसमें जो राजा हैं वो मोस्टली हिंदूज़ हैं, तो उस पीरियड को उन्होंने राजा के रिलीजन के बेसिस पे हिंदू कर दिया। सेकेंड फेज़ को मुस्लिम कर दिया रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पे, और ख़ुद ब्रिटिश वाला टाइम को ब्रिटिश कहने लगे। बट फिर जो धीरे धीरे चीज़ें निकल कर आने लगी, उससे ये समझ में आया कि आप सिर्फ राजा के रिलीजन के बेसिस पे पूरे पीरियड को तो नहीं नाम दे सकते हो ना, क्योंकि राजा के साथ तो प्रजा भी रहती है, और प्रजा रहती है तो फिर उसको भी कंसिडर होना चाहिए, और प्रजा तो हर धर्म की होती है। तो उससे बेहतर डिसाइड किया गया कि दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। सो एंशियंट क्या हो गया, सबसे पुराना, मॉडर्न हो गया जो लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी, और उनके बीच का जो फेज़ रहा वो हो गया मिडिएवल।
अब बात है कि इसको किस बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं। तो क्या होता है कि समाज में एक लंबे वक्त तक जब ऐसा नोटिस किया जाता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न पे चल रही हैं, कुछ सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंसेस भी रहेंगे, बट कुछ सिमिलैरिटी अगर देखने को मिल रही है तो हम उसको एक पूरा फेज़ या पीरियड का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया। अब अगली चीज़ जो समझनी है हिस्ट्री के बारे में वो है टाइमलाइन। मैंने आपको ये 2-3-4 चीज़ें बताई थी। टाइमलाइन पे बात करेंगे तो टाइमलाइन में सबसे पहले तो ये समझना है कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्रोनोलॉजी प्रिपेयर करनी होगी, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप में से मान लो कुछ लोगों ने चार्ट्स जो होते हैं ना, जो वॉल चार्ट निकल के आते हैं हिस्ट्री के, मार्केट में ऑनलाइन बहुत जगह अवेलेबल होते हैं, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे बनाते हैं। मान लो यहाँ पर किसी डायनेस्टी के बारे में लिखा, ठीक है, उसके थोड़े इंपॉर्टेंट राजा या उनके कंट्रीब्यूशन को लिख दिया, फिर अगली डायनेस्टी लिख दी, इसके साथ कोई डायनेस्टी कंटेम्प्ररी थी तो उसके बारे में लिख दिया। तो ऐसे ना चार्ट में कैसे पूरा फॉर्मेट में आपको प्रेजेंटेशन मिल जाती है जो आपको सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी में मदद करती है। तो एक तो आपको ये समझना होगा एंड कौन से राजा एक दूसरे के साथ कंटेम्प्ररी हैं, ठीक है, यानी एक लगभग एक ही पीरियड के आसपास में अलग अलग रीजन्स में जो डिफरेंट रूलर्स ने रूल करा हुआ है, वो आपकी हैंडी तैयार होनी चाहिए बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम, स्पेशली प्रीलिम्स, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स में ही ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमें समझनी है हिस्ट्री के बारे में वो हो जाएगा डेट्स, ठीक है। इन कहानियों, थोड़ा सा सब्र रखना, अभी मैं आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड दे रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि ये जो फर्स्ट चीज़ है पहले हम थोड़ा उस पर बात करेंगे और फिर हम वो कहानी पे आएंगे। तो आपको कहानी भी मिलेगी अगर आप देखना चाहो तो, यू विल स्टार्ट सीइंग अबाउट इट, ठीक है। यहाँ से लेट्स बिगिन द स्टोरी नाउ, हम स्टोरी भी बिगिन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप रुक जाओ ताकि मैं आपको पूरी ही एक बैकग्राउंड, जो कहते हैं ना एक बिगनर अप्रोच लेके चलेंगे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा कभी हिस्ट्री में, जीवन में, तो भी ये चीज़ उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि हम क्रोनोलॉजी और रूलर्स, कंटेम्प्रेरी रूलर्स का एक अपना छोटा सा जस्ट बना लेंगे। अगली चीज़ है डेट्स को लेकर के। अब डेट्स में जैसे हमने ये टर्म सुने होंगे BC या BCE या AD या CE, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो गया बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है, और ये हो जाता है एनो डोमिनी, और ये हो कॉमन एरा बोलते हैं इसको बेसिकली, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, ये हो गया एनो डोमिनी, ये हो गया बिफोर क्राइस्ट। पर इन सब का मतलब क्या है, अब आप देखो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो ये है आपका एक टाइमलाइन, मैं एक रफ यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इन द PDF यू विल नॉट गेट इट, जस्ट अंडरस्टैंड इट फॉर द एक्सप्लेनेशन प्रोसेस। मान लो ये हो गया हमारा टाइमलाइन, जैसे नंबर सिस्टम में नॉर्मल पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में नॉर्मल पढ़ते हैं तो हम इधर मान लो 0 समझते हैं, इधर हम पॉजिटिव समझते हैं इंटीजर्स में, इधर हम नेगेटिव समझते हैं। अब मान लो ये वो साल है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है, तो इसको बोल दिया 1 AD, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी ये होता है टर्म, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो जीसस क्राइस्ट की रेफरेंस दी जा रही है तो बोला जा रहा है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ के बाद से इधर जो भी बढ़ेंगे, जैसे आज हम कहाँ हैं, अभी हम हैं 2023 AD में, या AD को ही आप CE भी बोल सकते हो, कॉमन एरा, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते 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 2000 हो गया, और 2000 के बाद 2023 हो गया, ये तो AD चला गया। तो इसमें क्या समझ में आएगा कि अच्छा 1 AD पहले आया, 2 AD उसके बाद 3 AD उसके बाद, ऐसे करते करते आज 2023 AD आ गया। लेकिन इसी चीज़ को जब हम BC या BCE में लेके जाते हैं, पुराने में लेके जाते हैं, तो कैसा होता है, तो देखो कैसा होता है, इधर ऐसे 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 हम गए, तो मान लो कि यहाँ पर 1 BC है, ठीक है, 2 BC है, 3 BC है। अब इसमें क्या होगा, आपको समझना होगा कि सीक्वेंस ये ऐसे ही चलेगा, यानी 3 BC वुड हैव कम बिफोर 2 BC। यूजुअली हमें नंबर से सुन के क्या लगता है कि 2 पहले आता है, 3 बाद में आता है, पर वो सिस्टम AD के केस में काम करेगा। BC के केस में 3 BC पहले आया होगा, फिर 2 BC, फिर 1 BC। जैसे मान लो इधर अगर हम 600 BC बोल रहे हैं तो वो पहले आया होगा, फिर करते 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 फिर 500 BC, फिर 400 BC, ऐसे करते करते 1 BC, और फिर 1 AD, और फिर 1 AD से आज हम 2023 AD में हैं, ठीक है। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू।
अब एक और सवाल आता है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेन दोनों के पेपर में डेकेड और सेंचुरी जैसे टर्म का बहुत यूजेज है, ठीक है, मतलब स्पेशली सेंचुरी का। वो आपको बोल देंगे कि 18 सेंचुरी की बातें बताओ, 19 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बातें बताओ, 18 सेंचुरी के सेकेंड डिकेड की बातें बताओ, ठीक है, सेकेंड हाफ की बातें बताओ, क्वार्टर की बातें बताओ, ऐसे बहुत से टर्म्स आपको बोल देंगे। प्रीलिम्स में 8 सेंचुरी एडी पे सवाल पूछ लेंगे, 6 सेंचुरी एडी पे सवाल पूछ लेंगे। तो अगर आपको वो क्लैरिटी ही नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो अब पहले तो डेकेड का मतलब समझ लेंगे 10 ईयर्स, और सेंचुरी का मतलब समझ लेंगे 100 ईयर्स। ये तो सिंपल है। क्वार्टर लिखा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4 मतलब 25 ईयर्स का बाइफिकेशन। अब देखना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको बोला गया है, देखो जैसे अभी हम 2023 में हैं, तो हम इसके लिए सेंचुरी क्या बोलते हैं, हम इसके लिए 21st सेंचुरी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होगा 2000 से ये शुरू हुआ और ये 2099 तक जाएगा, फिर 2100 स्टार्ट होगा, ऐसे करके चलेगा। तो मान लो अगर आपसे कोई पूछे 17th सेंचुरी, ठीक है, तो 17th सेंचुरी कौन सा टाइम, अच्छा यहाँ शायद नहीं दिखा होगा वीडियो की वजह से लोगों को, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा था कि जैसे 2023 है तो उसको हम 21st सेंचुरी बोलते हैं, और ये जैसे 2000 से स्टार्ट हुआ 2099 तक चला, फिर 2100 ऑनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी ने बोला 17th सेंचुरी, तो हमेशा याद रखना है कि हम जो टाइम पीरियड लेंगे वो उसके पहले वाला होगा, मतलब 17वीं शताब्दी चल रही है, तो 17वां जब वो पूरा आएगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा 1600 से 1699 तक। मान लो किसी ने 18 सेंचुरी बोला तो 1700 से 1799 तक। मान लो किसी ने 19 सेंचुरी बोला तो 1800 से 1899 तक। अब जैसे कोई पूछे हमें आज़ादी किस सेंचुरी में मिली थी, इन विच सेंचुरी डिड वी गेट इंडिपेंडेंस, सो वी गॉट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर 1947, एंड दिस इज 20th सेंचुरी, क्योंकि दैट वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1900 टू 1999, और 1999 के बाद आ गया 2000, और 2000 का मतलब हो गया 21st सेंचुरी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ दिमाग में रखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे की चीज़ें समझते हैं। आगे की चीज़ में आता है कि आखिर हिस्ट्री के बारे में किसी को पता कैसे चलेगा। तो किससे पता चलता है, सोर्सेज से पता चलता है। अब सोर्सेज डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। मान लो जब जैसे राइटिंग नहीं डेवलप हुई थी, या इनफैक्ट राइटिंग डेवलप होने के बाद भी सामान तो मिलते थे ना जगह पे, जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स को खोदते हैं, कोई लोकेशन को खोदते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको कुछ मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं जिनको हम आर्केक सोर्स बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल रिमेन्स जैसे कैसे हो गया, मान लो कि बोन्स हो गया, टूल्स हो गया, ठीक है, सील्स हो गया, कोई खाने का फूड ग्रेन्स का से रिलेटेड कोई सामान हो गया, स्टोर कैसे करते थे, कोई भी ऐसा एविडेंस मिल गया। उसके अलावा मान लो जैसे कि आप बाद में आर्किटेक्चर बनाया गया, स्कल्पचर है, पेंटिंग्स हैं, वो सारे भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर रिटन लिखित कुछ है तो वो लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएगा। अब लिटरेरी जो है, कोई जगह है, मान लो कोई राजा का साम्राज्य चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो या तो उनके खुद के समय के जो लोगों ने लिखा होगा, लोकल लोगों ने, तो दैट वुड बी इंडिजिनस सोर्सेज। लेकिन वहीं अगर किसी विदेशी ने लिखा होगा, कोई ट्रैवलर बाहर से आया होगा, उसने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, उसने कुछ लिख दिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन अकाउंट्स हो जाएगा, जिसको हम ट्रैवलॉग्स भी बोलते हैं कि ट्रैवलर्स ने लिखा। तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों तरह के सोर्सेज जो हैं वो हमें हिस्ट्री को आगे समझने में मदद करते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम समझेंगे, अब बात आती है कि आखिर इस एग्ज़ाम के लिए किस चीज़ की कितनी की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं। अब पहले क्या होता था ना, मोस्टली जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, सोशल जो हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, मतलब समाज कैसा था उस पर सवाल उठा लिया, इकोनॉमिक टर्म्स हो गए, इकोनॉमिक कंडीशंस पर हो गया, कल्चरल तो खैर बहुत, आर्ट एंड कल्चर का जो ओवरलैप होता है बहुत पूछते थे। बट अब लेटेस्ट पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड बताता है कि पॉलिटिकल भी पूछते हैं। पॉलिटिकल कैसा पूछेंगे, डायनेस्टी के बारे में, उसकी क्रोनोलॉजी के बारे में, ठीक है, राजा मतलब कौन सा किंग जो है या कौन सा एम्परर जो है वो कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है, उसके भी बारे में पूछते हैं। तो ये भी अब पूछना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसीलिए टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजी, राजा, ये सब पता होना चाहिए।
दूसरी चीज़, अब फैक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, इट्स द फैक्ट्स ऑल्सो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब हिस्ट्री में मैप्स का भी रोल देखने को मिल गया है. तो वो आपको कोई, जैसे मैंने पिछले जो न्यूज़पेपर वाला एक वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स वाला, आई हैव शोन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, कि वो आपको किसी हिस्टोरिकल जगह के बारे में बताएंगे और उस जगह से रिलेटेड जो जोग्राफिकल फीचर या फिनोमेना है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग यू विल रिमेंबर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर द की टर्म्स एंड द मीनिंग्स एसोसिएटेड. और अब बात है कि सिलेबस क्या मेंशन करता है. तो प्रीलिम का हमारा अलग सिलेबस है, मेंस का हमारा अलग सिलेबस है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मेंस में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, उसका सिर्फ कल्चर वाला पोर्शन GS1 में पूछा जाता है. प्रीलिम्स में इट इज़ लाइक एवरीथिंग, एंशियंट हो गया, मिडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो सब कुछ पूछते हैं. लेकिन प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पूछते हैं. लेकिन मेंस के GS1 में एंशियंट और मिडिएवल से सिर्फ कल्चर का पोर्शन पूछा जाता है, बाकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है. ठीक है, ये भी याद रखना है. अगली चीज़ अब आती है वो कहानी. तो मैंने आपको करीबन 20 मिनट लगा के एक पूरा जिस्ट दे दिया है. ऑफ कोर्स जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो अभी जितने मैंने आपको स्लाइड्स दिखाए उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते हो. बट अभी चूँकि हम सिर्फ एक जिस्ट ले रहे हैं, एक समरी ले रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो अब हम पूरे इंटायर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पोर्शन का एक जिस्ट देखेंगे, एक कहानी देखेंगे. और हम बिल्कुल प्री हिस्ट्री से, प्री हिस्ट्री अभी मैंने आपको क्या बता दिया, क्या होता है, स्टोन एज होता है. ठीक है, इससे लेकर के कि अर्ली मिडिएवल फेज में ट्रांजिशन कैसे हुआ वहाँ तक देखेंगे. मैंने आपको आखिरी स्लाइड भी दिखाई थी जो हम डिस्कस करेंगे. इनके बीच में करीबन वही 20 स्लाइड्स के आसपास है. तो ये आखिरी स्लाइड जहाँ हम डिस्कस करेंगे अर्ली मिडिएवल में ट्रांजिशन, जिसका डिटेल अगले वीडियो में आएगा. तो अब इसके बीच में एंशियंट, इस प्री हिस्ट्री के बीच में यहाँ से क्या क्या चीज़ें रहीं वो अब स्टोरी हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जस्ट बी फोकस्ड. जो भी मैं बता रही हूँ आगे के वीडियो में, आपको सिर्फ अपना पूरा फोकस मेरी बातों पर, मेरी आवाज़ पर और स्क्रीन पर रखना है. उसके बाद आपको कहानी समझने में परेशानी नहीं आएगी. सो नाउ व्हेन यू विल प्रिपेयर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यू विल हैव ऑल द डिटेल्स दैट यू नो कैन थिंक ऑफ, एंड बेस्ड ऑन PYQs यू विल हैव द नोट ऑफ इट. अब हमने क्या बात की कि प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक फेज क्या होता है, जहाँ पे राइटिंग या स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई थी. ठीक है, तो अब बात है कि भाई अगर स्क्रिप्ट नहीं बना है तो लोग हिस्ट्री को कैसे समझेंगे, कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. तो हमने क्या बात की थी कि जो भी मटेरियल रिमेन्स बचे होंगे, जो भी सामान जो है वो डिफरेंट साइट्स से मिले होंगे, इससे हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता लगाएंगे. और ये पीरियड कौन सा होता है, ये पीरियड होता है स्टोन एज का पीरियड, है ना. ये तो क्लैरिटी है. चलो अब आगे समझते हैं. अब इंडियन स्टोन एज की हम बात करते हैं तो हम डिफरेंट उसमें फेजेस जो समझते हैं वो क्या क्या होता है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है उनको पता होगा. तो इसको समझने में तो अब दिक्कत नहीं आएगी. क्या क्या था, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, है ना. लिथिक किसके लिए यूज़ हो गया, स्टोन के लिए. ठीक है, तो ये क्लैरिटी है. लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंट साइट्स के बारे में जो डेट्स निकल के आते हैं ना, उसमें काफ़ी वेरिएशन होते हैं. तो इसीलिए हम इसको एक स्पेसिफिक डेट के साथ नहीं बांध देंगे, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग किताबें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट डेट्स जो हैं वो देंगी. तो यू शुड बी ओके विथ इट. एग्जैक्टली आप सोचोगे कि आपको प्रिसाइज डेट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा. अब है कि इन फेजेस में आखिर इनको भी अगर डिफरेंट नाम से जाना गया, जैसे हमने हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन समझी तो उसके कुछ फीचर्स होते थे, तो इनको भी अगर डिफरेंट नाम से जाना गया है तो कुछ तो वजह होगी ना, इनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल पेलियोलिथिक जो एकदम सबसे अर्लीस्ट फेज था, ठीक है, उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया था, लोअर, मिडिल, अपर, बेस्ड ऑन टूल्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो उस पीरियड में जो लोग होते थे वो कौन थे, वो थे सिर्फ हंटर गैदरर. क्योंकि हम तो बिल्कुल आदि मानव, अर्ली मैन की बात कर रहे हैं, तो वो थे हंटर गैदरर. उनके पास जो जानवर होते थे उनको हंट करके खाते थे, और जो भी पेड़ से फल पत्ते वगैरह गिरे उसको गैदर करके खा लेते थे. धीरे धीरे क्या होने लग गया, लोगों ने, अच्छा कुछ थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज हुआ, इन दोनों फेज़ के बीच में थोड़ी क्लाइमेटिक चेंजेस हुई. क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से क्या होने लगा ना, बहुत से ग्रासलैंड्स आने लगे. पहले बहुत फॉरेस्ट थे, अब थोड़े ग्रासलैंड्स भी आने लगे. ग्रासलैंड्स मतलब क्या है, जैसे घास 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 खूब सारा. तो अब ये नेचर का तो नियम है, प्रकृति अपना चेंजेस जो है वो करते रहती है.
अब घास बहुत सारे आने लगे तो घास को खाने वाले एनिमल्स जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ती चली गई। अब क्या होने लग गया कि लोगों ने ये देखा कि इस तरह के जो एनिमल हैं इनके अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। और वैसे एनिमल अगर इधर उधर जाते थे तो लोग भी उनको फॉलो करने लगे। लोग उनको फॉलो करने लगे तो उनकी हैबिट्स को समझने लगे कि वो एनिमल क्या खाता है, कब खाता है, उसका क्या नॉर्मल सिस्टम है। तो लोगों ने फिर एनिमल के बारे में जानकारी शुरू की और लोग एनिमल हंटर गैदरिंग भी चल रहा था, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो बन गए हर्डर्स। और उनको जब प्लांट्स के बारे में थोड़ी जानकारी होने लगी, अब जैसे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि कोई प्लांट जो है उसको कितना वक्त लगेगा उगने में, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, पानी कितना चाहिए, गर्मी कितनी चाहिए, तो उनको प्लांट्स की थोड़ी समझ होने लगी। तो वो थोड़ा थोड़ा फार्मिंग भी करने लगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो थोड़ा सा हंटर गैदरर जो हैं वो मूव करते गए थोड़े एडवांस्ड स्टेज पे फार्मिंग और हर्डिंग के। और जब उनको ये बेसिक चीज़ें समझ आने लगी कि वो लोग एनिमल्स को जो हैं वो पालने भी लग गए और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनसे उनको बचाने लग गए, क्योंकि इनको समझ में आ गया ना कि अब ये एनिमल हमारे फ़ायदे का है। एनिमल से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो अगर आप एनिमल को डोमेस्टिकेट कर पा रहे हो तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ कर पा रहे हो, चाहे खुद खाने में या यूज़ करने में, ठीक है। चाहे वो एनिमल का स्किन हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो मिल्क हो, वुल हो, यू गेट द एनिमल प्रोडक्ट्स। और धीरे धीरे जब और लोगों को एग्रीकल्चर समझ में आने लगा तो फिर वो फूड प्रोड्यूसिंग यानी कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग से एग्रीकल्चर के स्टेट में पहुंच गए और जो कहलाया नियोलिथिक एज, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ। जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी कुछ डिटेल होता है, मैं बहुत ऊपर से आपको बस एक स्टोरी की तरह समझा रही हूँ। अब पेलियोलिथिक हंटर गैदरर्स की हमने बात कर ली, तो एक सवाल तो ये भी आएगा ना कि आखिर ये जो हंटर गैदरर्स थे ये हमेशा मूव क्यों करते रहते थे, बिकॉज दे वर नोमैडिक पीपल, ये एक जगह सेटल्ड लाइफ में तो जीते नहीं थे। क्योंकि मान लो एक जगह पर कुछ लोग हैं जो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, तो उस जगह का जो भी सामान है, या तो उस जगह के आसपास के एनिमल्स, या तो पेड़ से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे ना। और जब रिसोर्सेज एंड अप हो जाएंगे तो लोग वहाँ पर क्या ही यूज़ कर पाएंगे, कॉन्स्टेंट मूव पे उनको रहना पड़ेगा दूसरे जगह ढूंढने के लिए। अब अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लांट्स उगते हैं, तो लोगों को वो भी ध्यान रखना पड़ेगा और उनको सीज़न वाइज अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। एनिमल से उनको फूड मिलता है, अब वो एनिमल क्या करते होंगे, इधर उधर घूमते होंगे, क्योंकि उन एनिमल को भी तो कुछ खाने के लिए ज़िंदा रहना है। तो वो जिन जानवरों या प्लांट्स पर जीवित हैं उनके सर्च में वो एनिमल मूव करते होंगे, और जो लोग इनको हंट करते होंगे वो उन एनिमल का पीछा करते करते मूव करते होंगे। और वाटर रिलेटेड रिसोर्सेज, रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, उसके पास लोग रहना प्रेफर करते होंगे, तभी तो उनको पानी सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो फिर वो मूव करते रहते थे, एक जगह पे नहीं रह पाते थे। अब फिर वही अगला सवाल आता है कि आखिर लोग फार्मर्स कैसे बने या हर्डर्स कैसे बने। फार्मर्स मैंने आपको बता ही दिया, धीरे धीरे क्या होने लगे, ग्रासलैंड्स आने लगे, उसमें फिर दाने, ग्रेन्स भी आने लगे, उनको कलेक्शन किया गया, लोगों ने उसको थोड़ा समझा, ये भी देखा कि क्या चीज़ें खुद ग्रो करती हैं, क्या हमें लगाना होगा, धीरे धीरे करके समझना शुरू किया, तो फार्मर्स बने। हर्डर्स कैसे बने, सेम चीज़ कि मान लो जानवर को आपको डोमेस्टिकेट करना है या टेम करना है, तो आपने किसी जगह पे खाना छोड़ना शुरू कर दिया। अब जानवर अट्रैक्ट होकर उस जगह पर आएगा, उसको पता लग जाएगा कि उस जगह से हमें खाना मिलता है, तो आप इजी डोमेस्टिकेट कर पाओगे, है ना। ग्रास ईटर्स जो एनिमल्स होंगे उनको फॉलो करना, टेम करना, डोमेस्टिकेट करना, और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स से उनको प्रोटेक्ट करना, उनके अटैक से उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये सब बता दिया मैंने, इट्स जस्ट इन द रिटन फॉर्म। अब बात आती है फूड प्रोडक्शन, जहाँ खाना एक्चुअली लोगों ने उगाना शुरू कर दिया, तो वो नियोलिथिक स्टेज रहा। अब उगाना शुरू किया तो भाई पूरा एक ही बार में आप कंज्यूम तो नहीं कर लोगे, सरप्लस भी रहेगा। सरप्लस रहेगा तो स्टोरेज के लिए भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो किसी ने मिट्टी खोद करके ज़मीन के अंदर सामान को थोड़ा प्रोटेक्ट किया, किसी ने कुछ कंटेनर्स बनाए, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉटरी रिलेटेड चीज़ें भी पता लगती हैं जिसमें स्टोर किया जाता था। एनिमल्स मल्टीप्लाई होने लगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। और अब जब ये सब होने लग गया, एग्रीकल्चर, देखो जब आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो तो आप तो मूव कर रहे हो, आप नोमैड हो, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हो, अगर आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एनिमल को एक जगह डोमेस्टिकेट कर रहे हो, तो आपको सेटल होना पड़ेगा ना एक जगह पे, कांस्टेंट मूव पे आप नहीं रह सकते, तो यू विल हैव टू गो फॉर द सेटलमेंट। और सेटलमेंट कहाँ रहोगे, हट्स में, हाउसेज में, तो उसके एविडेंसेस भी पाए गए, ठीक है। अब क्या हुआ, लोग सेटल तो हो गए, अब उसके बाद क्या होना शुरू हो गया,
तो हिस्ट्री में एक फेज़ आया उसके बाद जहाँ पर हमें देखने को मिला विलेजेस, सॉरी नॉट विलेजेस, आई वुड से रादर फॉरेस्ट और ये सब से हट करके एक लाइफ जो कि रही सिटी वाली लाइफ, अर्बन लाइफ, शहर। एंड वी गॉट टू नो अबाउट द अर्लीस्ट सिटीज़ इन द सबकॉन्टिनेंट, जो कि इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन का वक्त था, जहाँ हमें बहुत प्लान्ड डेवलपमेंट देखने को मिला। हमें ये देखने को मिला कि लोग कितने अच्छे तरीके से घर बनाते थे, ड्रेनेज इतना सुंदर था, ग्रिड सिस्टम, मतलब ऐसे 90 डिग्री पे रोड्स जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करते थे, घर का जो ड्रेन होता था वो रोड के ड्रेन में आके मिल जाता था, उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पर एक होल भी होता था, पॉट होल। तो इस तरीके से बहुत ही प्लांट स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिला अर्बन लाइफ सिटीज़ में। तो वो पूरा फेस कौन सा हो गया, इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, अच्छा अब क्या होने लगा कि बहुत वक्त तक तो चला ये इंडस वैली का फेस, लेकिन एक तो वक्त आता है जब कोई भी सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है वो ख़त्म होती है। अब इंडस वैली के एंड को मिस्टीरियस कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग रीजंस दिए हैं। ठीक है, कोई क्लाइमेट से रिलेटेड बात करता है, कोई राजा के कुछ होने का बात करता है कि ऐसा कोई पहले जैसा सिस्टम नहीं चल रहा था, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बट ये एक मिस्टीरियस एंड है, क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिक, अगर आप क्लैरिटी पर जैसे बात करो कि एग्जैक्ट कॉज हो, तो उसको हम नहीं मानते हैं, बिकॉज देयर आर वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट। और बहुत लंबे समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो देखा गया कि उसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती थी, या तो जो सिटी का सिस्टम था या जो भी आसपास चीज़ें दिखती थी या अवेलेबल थी, वो सारी दिखनी ख़त्म हो गई, बंद हो गई। तो एक ऐसा फेज़ आया जहाँ वो सारी चीज़ें दिखनी होनी ख़त्म हो गई, तो उसको बोला गया कि अब यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तभी तो समझ में आया ना कि पहले जैसा सिस्टम अब नहीं देखने को मिल रहा है। और वो एंड जो है उसके बीच में करीबन आप समझ लो 1500 साल, करीबन 1500 साल का गैप रहा। उस बीच में क्या रहा ज़्यादा किसी को पता नहीं है। तो उसी पीरियड में, ये जो 1500 साल की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे अलग अलग जगह पर डेवलपमेंट्स रहे, बट क्लैरिटी किसी को नहीं है। अब उसके बाद सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जो कि आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा पूरा रीजन को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो थी नहीं। इन पूरे रीजन में जो है हमें कुछ नए डेवलपमेंट्स मिले। और अगर आप जैसे इंडस वैली का लोगे, आप अगर कह लो कि कहाँ साइड्स जो हैं वो प्लेस थी, तो आप देखोगे मोस्टली नदन साइड में। ठीक है, जैसे अगर आप ये मैप बनाते हो, यहाँ आप मैप बनाते हो, तो आप देखोगे नदन साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में साइड्स मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा ईस्टर्न साइड आने लगी, जो अभी का प्रेजेंट डे यूपी बिहार रीजन है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फॉलोड बाय द वैदिक एज। अब वैदिक एज में क्या हुआ, वेद बोले गए, पहले बोले गए, फिर बाद में कंपोज किया गया। सबसे अर्लीस्ट वेद कौन सा था, ऋग्वेद। ठीक है, ये एक चेंज हुआ। समाज में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, किस तरह का सिस्टम, जैसे मान लो वर्ण सिस्टम की बात कर लो, या उसके अलावा जो है कौन क्या काम करेगा, पूरा सिटी लाइफ से डिफरेंट यहाँ चीज़ें दिखने लगी। एग्रीकल्चर में चेंजेस दिखे, ब्यूरियल सिस्टम, बॉडी को कहाँ दफनाना है उसका नया सिस्टम दिखा। बड़े बड़े स्टोन जो हैं वो बोल्डर्स यूज़ किए जाते थे, जिनको मेगालिथ, है ना, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, वो यूज़ किए जाने लगे। और स्टार्टिंग के फेज़ को बोला गया अर्ली वैदिक फेज़, उसी का लेटर फेज़ को बोला गया लेटर वैदिक फेज़। इनके बीच में भी अपने डिफरेंसेस होते हैं, इनके सोसाइटी में, इनके इकोनॉमी में, दैट यू विल स्टडी इन डिटेल। और लिटरेचर वाइज देखें तो अर्ली वैदिक में ऋग्वेद रहा, और बाकी जो वेद रहे, उपनिषद रहे, पुराण रहे, वो सारे लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं। ठीक है, चलो पूरा वैदिक काल तो रहा वहाँ तक, तो ठीक है। अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे लोग जो हैं ईस्टर्न, जो अभी का प्रेजेंट डे ईस्टर्न बिहार और यूपी वाला रीजन है, चूँकि वो रीजन गंगा नदी के उसमें आता है आसपास में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज वेरी फर्टाइल रीजन। उस फर्टिलिटी के कारण, और फिर आयरन टूल्स जो हैं वो भी मिले। पहले क्या होता था, इंडस वैली के टाइम में हमें ब्रॉन्ज टूल्स मिले, बाद में हमें ठीक है कॉपर भी मिला, तो स्टोन टूल्स हुआ, फिर कॉपर और ब्रॉन्ज रहा। लेकिन धीरे धीरे बाद में आयरन, लोहा भी जो है उसका एग्जिस्टेंस पता लगा, एंड लोहे के वजह से एग्रीकल्चर करना आसान हो गया।
तो इन रीजन्स में जो ईस्ट गंगा के पास का, मैं आपको अभी प्रेजेंट डे बिहार वगैरह के साइड का रीजन, झारखंड का रीजन बता रही हूँ, तो आयरन टूल्स के वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट राजा जो थे, जिनका अभी मैं आपको जिक्र समझाऊंगी, उनके वजह से, फर्टिलिटी के वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होने लगी और हमें एक नया सिस्टम समझ में आने लगा। अब जब वैदिक एज का सिस्टम था तो लोग वर्ण सिस्टम में बिलीव करने लगे थे। वर्ण सिस्टम क्या था, जो आपको पता हो कि बर्थ आपका कहाँ हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि ये जो 4 वर्ण हैं इनको अलग अलग काम अलॉटेड है। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण जो है वो क्या करेंगे, वो जो ऐसे टेक्स्ट हैं, वेद हो गए, उनको पढ़ना है, उसके अलावा पूजा पाठ करना है। ठीक है, क्षत्रिय जो हैं वो वॉरियर क्लास हैं तो वो फाइट करेंगे, वैश्य जो हैं वो ट्रेड करेंगे, कल्चर करेंगे, और शूद्र जो हैं वो सबको सर्व करेंगे। और बाद में उनके नीचे भी एक कैटेगरी बना दी गई, दैट वाज ऑफ द अनटचेबल्स, कि इनके साथ हम छुआछूत, पोल्यूशन ऐसा मानते हैं और हम उनको प्योरिटी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन अब क्या होने लगा, लोगों ने ये फोकस करना शुरू किया कि इन एरियाज़, जो ईस्टर्न साइड का एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो लोकेशन है वो हमें ग्रो करने में मदद कर रही है, एग्रीकल्चर में मदद कर रही है। तो लोगों का जो एलिजियंस था या फोकस था वो टेरिटरी पर होने लगा, टेरिटरी मतलब लोकेशन, जगह पर होने लगा, दैन द जन और द ट्राइब। जन मतलब पीपल। ठीक है, तो लोगों के जगह या वर्ण सिस्टम के जगह एग्जिस्ट तो वो तब भी करता था, लेकिन फोकस लोगों का टेरिटरी, लोकेशन पे ज़्यादा होने लगा, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अब किसी जगह पर हैं कोई, तो कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो थोड़े से पावरफुल हो जाते हैं तो वो रूलर्स अपने आप को बताने लग जाते हैं। उस समय उस टाइप के राजा महाराजा नहीं होते थे जो हम बाद के फेज में समझते हैं, बट स्टिल पीपल यू नो पावरफुल एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ सिस्टम आया जन पद का। जन क्या हो गए, लोग, और पद मतलब जहाँ लोगों का पाँव है, यानी द प्लेसेस वेर इन पीपल आर सेटलिंग। और अब ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हो गए। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस में कुछ ऐसी टेरिटरीज़ जो हैं वो अपना ज़्यादा पावर दिखाने लगी, वो ज़्यादा अपने आप को प्रोमिनेंट बनाने लगी, तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, या फिर चलो कि वो इस तरीके से, जैसे जो लिटरेचर वगैरह है उस समय का पाया जाता है, उसमें पता लगता है कि ऐसे बड़े कुछ जो हैं वो 16 बड़े स्टेट्स निकल के आए, जिनको बोल दिया गया महाजनपद। ठीक है, जनपद तो पहले से था, उसमें महा लगा दिया गया, बड़े स्टेट्स। सो दैट वाज अबाउट द 16 टेरिटोरियल स्टेट्स। ठीक है, अब क्या होने लगा, ये जो अर्लीस्ट स्टेट्स हैं, ये 16 टेरिटोरियल स्टेट्स महाजनपद आ गए, तो हमें 16 महाजनपद के बारे में पता लगा। अब यहाँ पे अलग अलग तरह का गवर्नमेंट होता था। कुछ महाजनपद में मोनार्की थी, एक राजा जो है वो रूल करेगा। कहीं पे ओलिगार्की थी, यानी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के पास में पावर है। तो अब जैसे मान लो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, उसमें एक नाम आपने मगध का सुना होगा, प्रेजेंट डे पटना के पास का रीजन है, वहाँ पर मोनार्की थी। एक जगह आपने वज्जी सुना होगा, वहाँ पर ओलिगार्की थी, डिफरेंट पीपल हैड द पावर्स इन हैंड। अब इन 16 महाजनपद में आपस में कंपटीशन रहा, डेफिनेटली कोई भी एक जैसा आसपास में रहता है तो उसमें कंपटीशन होता है। अच्छा, ये पूरे जो हैं वो नदर्न साइड, थोड़े वेस्टर्न साइड, इधर ईस्टर्न साइड, ऐसे ऐसे करके नदर्न बेल्ट में फैले हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। अब इनके बीच में जो एक तरह से कंपटीशन कह लो, या आपस में ये कि क्या प्रोमिनेंस में जाएगा, उसमें से एक जो स्टेट निकल के बाहर आया जो बहुत सुप्रीम रहा, दैट वाज मगध। सो इनके बीच से जो प्रोमिनेंस से निकला वो निकला मगध, बहुत सुपीरियर। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन रहेगा कि आखिर मगध इतना सुपीरियर क्यों हो पाया। अगेन फॉर द सेम रीज़न, लोकेशन जो मैंने अभी आपको बताया, एग्रीकल्चर, आयरन टूल्स, एंड सम इम्पॉर्टेंट रूलर्स लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, जिन्होंने उस रीजन पे अपना कंट्रोल इतना बना के रखा और बाकियों के कंपेयर में जो है वो बिल्कुल ही सुप्रीम बन के आए। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए 16 महाजनपद के बीच में, और मगध जो है वो एक एमिनेंट स्टेट की तरह उभर के आया। अब उभर के आया तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गई, डायनेस्टी। अब डायनेस्टी क्या होती है, अगर एक ही परिवार के लोग सक्सेशन में हो, वन आफ्टर द अदर पावर होल्ड कर रहे हों, तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। सबसे पहला जो डायनेस्टी मगध में स्टैब्लिश हुआ, दैट वाज हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। उसको फॉलो हुआ बाय अनदर डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी।
तो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स लाइक शिशुनाग या काल अशोक, जब आप बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ोगे यू वुड कम अक्रॉस द नेम ऑफ दिस पर्सन. दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए लाइक महापद्मनंदा और धनानंद. अब ये जो रूलर है, डिफरेंट डायनेस्टीज हो गए, ये जो रूलर है उसके केस में क्या हुआ कि दैट पर्सन नाउ व्हेन दैट पर्सन, लास्ट पर्सन डाइड, दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एम्पायर दैट वी नो एज द मौर्यन एम्पायर. अभी देखो, आपको ध्यान से समझना होगा मैंने क्या बोला. 16 महाजनपद के बीच में से एक महाजनपद जो है वो उभर के बाहर आया, सामने आया. कौन सा था वो? मगध. मगध में कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई? हर्यंक. वो फॉलो कौन सी डायनेस्टी से हुआ? शिशुनाग. वो फॉलो कौन सी डायनेस्टी से हुआ? नंदा. नंदा डायनेस्टी, ठीक है. और ये लास्ट रूलर जो है वो, यहाँ पर रोल आता है एक पर्सन का, आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने इनके पास एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनका नाम है कौटिल्य. आप सबने सुना होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सब जानते हैं, ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य. उनके मदद से उन्होंने इस इंसान को एलिमिनेट किया और खुद पावर होल्ड किया और बना दिया मौर्यन एम्पायर, नींव रखी मौर्यन एम्पायर की. तो मगध का जो ग्रोथ था इन डायनेस्टीज के थ्रू, दैट लेड और दैट कल्मिनेटेड इन द emergence of Maurya Empire. So Nanda dynasty has been followed by the Mauryas. ठीक है. अब यहाँ पे आपको डिफरेंट नाम सुनने को मिल रहे हैं, आपको डायनेस्टी वर्ड सुनने को मिल रहा है, एम्पायर सुनने को मिल रहा है, कहीं कहीं आपने किंगडम शब्द भी सुना होगा. थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं. कोई मान लो राजा है, छोटा सा राजा है मान लो छोटे से जगह का, तो उसके अंदर में जो टेरिटरी होगी वो राजा क्या कहलाएगा? किंग. और उसके अंडर में जो टेरिटरी होगी वो कहला जाएगा किंगडम. अगर उन्होंने बहुत अपना एक्सपेंशन कर लिया, छोटे से जगह से अपने आप को बहुत बड़े रीजन में फैला लिया, तो उसका वही बड़ा किंगडम कहला जाएगा एम्पायर, और वो राजा कहला जाएगा एम्परर. बड़ी टेरिटरी, मतलब खूब सारे एरिया को कंट्रोल करने वाला. और डायनेस्टी टर्म का क्या मतलब होता है? वंश जिसको बोलते हैं. एक ही परिवार के लोग वन आफ्टर द अदर सक्सेशन में रहते हैं. ठीक है. अब मौर्य डायनेस्टी के फिर जो है, हमें डिफरेंट रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए. आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हो, आप मौर्य में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, आप जब अशोक की बात पढ़ोगे तो फिर वो पूरी क्रोनोलॉजी डायनेस्टी फॉलो होती है, दैट यू विल स्टडी इन दैट. अच्छा, अब ये मौर्यास का तो इधर साइड में पैरेलल चल रहा था. सिमिलरली पैरेलल जो ये महाजनपद के टाइम के बाद की बात है, वहाँ पर कल्चरल डोमेन में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा था. And what was happening here? There was emergence of two major philosophical system which later became religion, which was known as Buddhism and Jainism. तो देखो, वैदिक एज के टाइम से ब्रह्मानिज्म तो था ही, हिंदुइज्म का एक हिस्सा ब्रह्मानिज्म तो था ही, इनके अपने कुछ फीचर्स होते थे, पर उनको अपोज करता हुआ दो नया फिलोसॉफिकल सिस्टम काइंड ऑफ एक ही वक्त में आया, पैरेलल आया, कंटेम्प्रेरी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो कल्चरल डोमेन में ये एक मेजर चेंज जो है वो देखने को मिला. ठीक है. अब हम पॉलिटिकल चेंज के पे आते हैं कि हमने डिक्लाइन ऑफ मौर्य जो है वो एम्पायर अगर चल रहा है तो कहीं तो ख़त्म होगा ना. अशोका हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट रूलर जिसको कहा जा सकता है, लेकिन अशोक के बाद जो और राजा थे उनके अंदर उतना सब कुछ ठीक से नहीं चला, एंड अशोक के डेथ के बाद से ही डाउनफॉल शुरू हो गया था. तो एक समय आया जब मौर्य एम्पायर भी जो है वो ख़त्म हो गया. अब मौर्य एम्पायर ख़त्म होने के बाद का जो थोड़ा सा वक्त रहा, ठीक है, और काफ़ी लंबा वक्त रहा, द पीरियड बिटवीन 200 BC एंड 300 CE, करीबन 500 साल का जो वक्त रहा, उसमें कोई ऐसा बड़ा एम्पायर मौर्य जैसा नहीं आया. ठीक है. उस पीरियड में क्या हुआ? दैट वाज द पीरियड नोटेबल फॉर डिफरेंट हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स. और यहाँ पर हमें एक पॉलिटिकल शिफ्ट भी देखने को मिलती है. जो अब सारा कुछ मगध या ईस्टर्न रीजन में रह रहा था, अब वो वापस से थोड़ा थोड़ा नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड भी शिफ्ट होने लग गया था. बहुत से बाहर के लोग जो हैं वो भी इन्वेड करने लग गए थे, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वाला जो रीजन है उससे. ठीक है. उसके अलावा छोटे छोटे रीजनल किंगडम, क्योंकि बड़ा तो कोई एम्पायर बचा नहीं. मैंने क्या बोला? किंगडम छोटा होगा और वही अगर बड़ा फैल जाएगा तो एम्पायर बन जाएगा. तो बड़ा एम्पायर तो बचा नहीं, तो छोटे छोटे अलग अलग रीजन्स में किंगडम जो है वो इमर्ज होने लग गए. नया गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो रूल कैसे होगा वो सब इमर्ज होने लग गया.
सिटीज़ थोड़ी एक्सपैंड हो गई, अर्बन कल्चर जो है वो फैलने लग गया, तो क्राफ्ट, करेंसी, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में चेंज हो गई, डिवोशनल वर्शिप का जो है थोड़ा सा राइज होना, भक्ति सिस्टम जो है उसका काइंड ऑफ नींव पता लगता है, रिलीजियस पे फोकस होने लग गया। तो ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें जो हैं वो मौर्यास के डिक्लाइन के बाद अलग अलग रीजन्स में हमें चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। अब जब ये सब हुआ तो अब जैसे थोड़ा सा मान लो हम नदर्न इंडिया का जो थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री समझे। अब देखो, लास्ट मौर्य किंग का नाम था बृहद्रथ। ये जब आप पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ोगे तो यू विल एनीवेज रीड दिस, अभी जस्ट फोकस ऑन द स्टोरी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। लास्ट मौर्य किंग का नाम था बृहद्रथ, हु वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ, ठीक है। उसका जो हेड था आर्मी का, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। तो मौर्य रूल खत्म हुआ। उस मौर्य के पहले क्या था? नंदा। देखो, डायनेस्टीज़ मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूँ सो दैट आपको चीज़ें थोड़ी याद भी हो जाएं। 16 महाजनपद तक तो कहानी क्लियर होनी चाहिए। एक बार इफ़ आई क्विकली रिवाइज, सबसे पहले अभी इस स्लाइड को छोड़ देते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या रहा? स्टोन एज रहा, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड, एग्रीकल्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? सेटलमेंट शुरू हुआ। फिर सिटीज़ का पता लगा, जो इंडस वैली का फेज़ रहा। सिटीज़ पता लगी, अर्बन लाइफ पता लगी। धीरे धीरे जब इंडस वैली ख़त्म हुआ तो बीच में 1500 साल का गैप हो गया और ज़्यादा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर जब कुछ एविडेंसेस मिले तो ऐसे वक्त के मिले जो थोड़ा ईस्टर्न साइड में थे, प्रेजेंट डे बिहार यूपी रीजन में। वहाँ पे पता लगने लगा कि जो अब एक नया सिस्टम, वैदिक एज जो है वो स्टार्ट हुआ। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक एज रहा। उसके बाद लोगों का एक स्टेट सिस्टम शुरू हुआ कि रूल कैसे करना है। तो जनपद और महाजनपद आए। 16 महाजनपद में से मगध सबसे इम्पॉर्टेंट आया, और मगध के अंडर में जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई, तो सबसे पहली कौन सी थी? हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा धनानंद, जिसके बाद मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ बाई चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें एक बहुत फेमस राजा रहा अशोक। अशोक के डेथ के बाद चीज़ें डाउन होती चली गई, एंड जो आखिरी राजा था मौर्यास का, हुज नेम वॉज बृहद्रथ, हु वॉज किल्ड बाई अनदर पर्सन, पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्य डायनेस्टी वॉज, या मौर्य रूल, मौर्यन एम्पायर वॉज नाउ इट केम टू एन एंड, एंड इट वॉज फॉलोड बाई और सक्सीडेड बाई शुंग डायनेस्टी। अब ये शुंग डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट पीपल के नाम है, जैसे पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, ठीक है, भागवत या देवभूति, ये सारे लोग हो गए। ये तो नदर्न इंडिया में। अच्छा, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया यानी डेक्कन में एक और डायनेस्टी का रूल होना थोड़ा वक्त के बाद स्टार्ट हुआ, दैट वाज सातवाहनास। तो अच्छा, इनके बाद नदन में, चूँकि अभी हम नदन पे कर रहे हैं, आई विल जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। तो हमने यहाँ पर मौर्य के बाद क्या देखा? शुंग डायनेस्टी देखी, ठीक है। शुंग के बाद अगली डायनेस्टी कान्वा डायनेस्टी। डिटेल ऐसे दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रीड ऑल्सो, आई विल शेयर द स्लाइड्स विथ यू, बट दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू अ रफ क्रोनोलॉजी। दीज आर नॉट ऑल द डिटेल्स। आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आप खुद ही समझ रहे होगे कि इतने हर एक फेस को डिटेल में पढ़ने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कान्वा रूलर जो है, उनके बाद जो डेक्कन साइड में सक्सेशन रहा, दैट वाज ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। और अच्छा, डेक्कन अगर किसी को नहीं समझ आता है तो जैसे अगर इंडिया का हम एक रफ में मैप बना रही हूँ, ठीक है, सो डू नॉट लाइक टेक दिस ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट। ये नदर्न पार्ट हो गया, ये नदर्न वेस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, ये बीच का सेंट्रल पार्ट हो गया, और यही थोड़ा जो महाराष्ट्र कर्नाटका वाला रीजन है आज का, दैट इज़ द डेक्कन रीजन, और ये डीप साउथ रीजन है, ठीक है। सो डेक्कन रीजन में हमें एक नई डायनेस्टी मिली, सातवाहना डायनेस्टी, और उनके बाद भी कुछ डायनेस्टी रही, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न चाइना से, ठीक है, और जो है डिफरेंट पीपल स्टार्टेड टू इन्वेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे इंडो ग्रीक, साइथियंस, शाकास, पार्थियंस, ठीक है, कुशान्स। तो अगर और हमें समझना है कि इन्वेजन्स किन के द्वारा हुए, तो इन लोगों के द्वारा हुए। आपने इनका एटलीस्ट इंडो ग्रीक, कुशान, शाक ये तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इनके बारे में हमें सबके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। दिस इज़ हाउ द क्रोनोलॉजी फॉलोड, ठीक है। और डेक्कन में, डेक्कन तो हमने खैर देख ही लिया था, सातवाहना के बारे में कर लिया था। उसके अलावा जो है साउथ में आप देखोगे चेरास, और उनका जो और थोड़ा सा रीजन है कृष्ण गुंटूर रीजन, वहाँ पे सातवाहनास, इक्ष्वाकु और पल्लवास, ठीक है, इनका रूल रहा। अच्छा, इन्वेजन्स के अलावा आप जैसे जब यहाँ सातवाहना की बात करोगे तो गुप्तास के कंटेम्प्ररी में एक और डायनेस्टी रही, दैट वाज वाकाटका डायनेस्टी,
ठीक है, ये दो नाम बस ध्यान रख लेना, दैट वुड बी ओके। इतना ध्यान रखेंगे तो उसके बाद परेशानी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें नदर्न इंडिया का तो मैंने आपको बता ही दिया। मौर्यास के बाद नदर्न इंडिया में किसका रूल रहा? शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी गॉट फॉलोड बाय कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक स्लाइड मुझे लग रहा है कि इसमें से गलती से मिस हो गया है। व्हेन आई विल अपलोड द PDF दैट विल कवर की कानवा डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय गुप्ता डायनेस्टी नदर्न साइड में। ठीक है, वो मैं उसमें डाल दूंगी। और फिर हमने क्या बात की डेक्कन में, डेक्कन रीजन में कौन सी डायनेस्टी? सातवाहना। एंड देन हमने एक और बात की वाकाटका। ठीक है, वो गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे। और उसके अलावा इन्वेजन्स की भी बात की इनके द्वारा। और साउथ में चेरास, सातवाहनास, इक्ष्वाकु, पल्लवास, दैट वुड बी फॉलोड फर्दर बाई पांड्याज एंड चोलास। वो अर्ली मिडिएवल में समझेंगे, बट अभी के लिए साउथ में ये सारी चीज़ें। तो अब बात होती है कि तो हमने क्या बात की कि चलो कानवा डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता अगेन वॉज अ ह्यूज एम्पायर। लेकिन तो यहाँ तक बेसिकली जो है ना वो हम एंशियंट को समझते हैं। लेकिन इसके बाद भी तो चीज़ें रही ना। इसके बाद जो फॉलो हुआ उस पीरियड को बोलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड या अर्ली मिडिएवल पीरियड। क्योंकि एंशियंट और मिडिएवल के बीच का जो फेज़ रहा ट्रांजिशन का, उसको कहते हैं अर्ली मिडिएवल, और उसको हमको अलग से पढ़ना है। तो अब अगर आपको गुप्तास नदर्न साइड में, डेक्कन साइड में सातवाहना एंड ये कह लो वाकाटका, और सदर्न साइड में ये मैंने आपको बता दिया, एंड इन्वेजन्स बता दिए। अगर ये 4 पैरेलल चीज़ें समझ आ रही हैं तो उसके बाद अलग अलग रीजन में कौन से किंगडम्स आए, छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ हैं, किंगडम्स आए, और फिर कैसे दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हुआ जो हम मिडिएवल पढ़ते हैं। तो इन सब के बीच में, यानी गुप्तास और जितने ये सारे अभी हमने बात की, उनके और दिल्ली सल्तनत के बीच में क्या रहा, बहुत लंबा वक्त रहा, जिसको हम अर्ली मिडिएवल में पढ़ेंगे। नदर्न का भी, डेक्कन का भी, साउथ का भी। ठीक है, और इन्वेजन्स का भी। इसको पूरा जब पढ़ लेंगे तब हम दिल्ली सल्तनत में ट्रांजिशन ले पाएंगे। फिर दिल्ली सल्तनत फॉलो होगा मुगल एम्पायर से, और मुगल एम्पायर बाद में फॉलो हो जाएगा कॉलोनियल ब्रिटिश रूल से, जो कि करीबन 200 साल तक चला। फिर हमें आज़ादी मिली, एंड देन दैट इज़ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, तो अभी तक हमने पूरा एंशिएंट जो है वो उसकी कहानियाँ समझ ली हैं। ऐसे जैसा मैंने बोला, इस PDF का वर्जन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मैं उसमें अपलोड कर दूंगी। ठीक है, PDF आप चेक कर लेना टेलीग्राम चैनल में। एक स्लाइड खाली मिस हुआ है गुप्ता वाला, दैट वुड बी मेंशन्ड, एंड डेक्कन वाला, एंड देन यू विल गेट दैट इन द टेलीग्राम चैनल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, anjankalash@AP। तो आई होप ये जो जर्नी हमने करी है पूरी, जहाँ हमने ये समझने की कोशिश करी कि आखिर ये जो पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री था, इसके गलियों में जब हम घूम रहे थे, तो क्या ये कहानी हमें उन डॉट्स को कनेक्ट करने में मदद कर पाई, या फिर क्या हम हिस्ट्री को थोड़ा उस तरीके से समझ पाए जैसा हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था। क्योंकि हम बस स्टोन टूल प्री हिस्टोरिक से शुरू कर देते हैं, पैलियोलिथिक एज से, और हमें फिर वो खो जाते हैं हम बीच में। महाजनपद मौर्य तक तो समझ में आता है, मौर्य के बाद समझ ही नहीं आता। But I hope this video helped you in understanding that. In case that did, please leave your valuable feedbacks in the comment section. And I will then meet you in the next video, जहाँ हम early medieval का transition समझेंगे, और फिर उससे हम medieval पे पहुँच जाएंगे। तो early medieval and medieval समझ लेंगे, और फिर एक हम modern के transition पे समझ जाएंगे। ठीक है, I hope that storyline would be clear to you. So I'll now see you guys very very soon in the next video. Take care till then. Check all the other videos on the channel as well. Bye bye. Take care. Have a great time.